बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको वेलकम करते हैं सिटी एट 10 में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, सेफ़ हैं अपने अपने घरों में और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर रहे हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिटी एट 10 में हम बात करते हैं कराची के हवाले से, कराची के मसाइल के हवाले से, कराची के वसाइल के हवाले से, कराची के मौसम के हवाले से, कराची के खानों के हवाले से और सबसे इम्पॉर्टेंट कराची के लोगों के हवाले से जो अपने फ़न से, अपने हुनर से, अपनी बेपनाह सलाहियतों और मेहनत से कराची की रौनकें बढ़ा रहे हैं। तो जनाब, कराची की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। वज़ीर तालीम सिंध का तलबा के लिए इंतहाई मुनफरिद इक़दाम। बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलाएं और हमेशा के लिए माजूरी से बचाएं। महंगाई के तूफान ने कर दिया परेशान, बार बार कीमतें बढ़ें तो गाहक और दुकानदार दोनों ही हैरान। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता दिनों से ट्रेन ऑपरेशन मुसलसल ताख़ीर का शिकार। जी, सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से एक इंतहाई मुनफरिद कदम उठाया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध टेक्स्ट बुक की जितनी भी नसाबी किताबें हैं उनको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब तमाम किताबें जो कि नसाब में शामिल है वो ऑनलाइन मौजूद होंगी। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि ये इक़दाम इसलिए किया गया ताकि वो तलबा और तालिबात जो कि किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते ख़रीदना, उनको ये आसानी होगी कि अब वो उन पर ऑनलाइन जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महमूद रियाज साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र खैर। सर, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से एक अच्छा इक़दाम लिया गया है कि तलबा और तालिबात के लिए सारी जो नसाबी किताबें हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। कोविड के बाद जो है वो जैसे तमाम सिनेरियो चेंज हुए तो उसमें तालीम के भी चेंज हो गए हैं। अब आज में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास और सबको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मिली और ऑनलाइन क्लासेस हुई, छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। अगर हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें तो हम काफ़ी अरसे से कवर करते हैं कि सेशन शुरू हो जाता था मगर ये किताबें जो है मार्केट में, उर्दू बाज़ार में या जिनकी शॉप्स में मौजूद नहीं होती थी। 4-4 महीने सेशन को, तालीमी साल को शुरू हो गुजर जाता था मगर ये किताबें अवेलेबल नहीं होती थी। अब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जब ये किताबें ऑनलाइन होगी तो आप एक दफ़ा अगर आपके पास इंटरनेट है और नहीं भी है तो भी आप किसी भी ज़राए से उसको डाउनलोड करके घर पे कम से कम ये कि तालीम का जो इन किताबों का एक्सेस है वो ज़्यादा लोगों तक बढ़ेगा और एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जिसलिए कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा अपनी किताब डाउनलोड कर ली, घर में जो है उसको बच्चा ठीक है सर, बिल्कुल हम ये कहेंगे कि बहुत ही अच्छा इक़दाम है सिंध हुकूमत की जानिब से, वज़ीर तालीम सिंध की जानिब से। लेकिन सर, इनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो लोग, वो तलबा जो कि किताब ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आसानी होगी। लेकिन आपको लगता है कि जो चंद 100 रुपए की किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास स्मार्टफोन्स होंगे, उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी या लैपटॉप्स मौजूद होंगे? क्योंकि ऑनलाइन जब हम कोविड में भी जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हमने मूव किया तो बहुत सारे बच्चे तालीम से महरूम हो गए सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। इस हद तक तो आपकी बात बिल्कुल सही है
कि अगर हम देख, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। अगर हम उनका मवाजना करें कैम्ब्रिज के या दीगर बाहर के जो निसाब चल रहे हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। जब ये आपका कोविड का तमाम सिनेरियो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने खुद पर्सनली देखा कि मतलब जो घर पे कचरा लेने आ रहा है तो वो भी एक दिन मुझसे कह रहा है कि सर वो राउटर क्या होता है, तो मैंने कहा राउटर तुमको क्यों चाहिए, तो उसको भी ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ी। यकीनन पूरी दुनिया के अंदर ये जो जिसे कहना चाहिए कि जिसे हम वर्ल्ड को कह रहे हैं कि एक ये प्री कोविड वर्ल्ड था, एक आफ्टर कोविड है, तो उसके अंदर बिल्कुल मुश्किलात होंगी। किताबें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सस्ती हैं, उसके मुकाबले में आपको इंटरनेट के जो है वो यकीनन महंगा होगा, लेकिन कुछ लोग तो इससे करेंगे। तो एक सर सवाल तो वही है ना कि किताबें इतनी महंगी नहीं है, सस्ती हैं, वो मुफ्त दी जाएं। इंटरनेट फैसिलिटी तो इतने लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ना लोगों के पास इतने स्मार्टफोन्स हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, हुकूमत सिंध ने किताबें भी फ्री देने का बहुत सारी जगहों पर वो ऐलान किया था, और वहाँ कुछ स्कूलों में कुछ एसोसिएशन जो हैं वो फ्री जो है कोर्स भी बच्चों को पूरा डिलीवर करती हैं। तो उसमें किताबें देती है, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि 15,000 तलबा और तालिबात ऐसे थे जो कि नसाबी किताबों से महरूम रहे। तो ये एक सिंध, उसके अंदर ये था कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ किताबें उनकी छपी ही नहीं थी और बहुत अरसे तक छपी थी। जाहिर बात है वो भी एक सरकारी इदारा है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसके अंदर भी बड़े मसाइल होते हैं, फंड्स की कमी का सामना होता है, रिसोर्सेज नहीं होते, तो बड़े अरसे तक नहीं छपी। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आप एक सस्ती किताब जो है वो मुहैया नहीं कर पा रहे, तो आम शहरी से तवक्को करना कि उसके पास लेटेस्ट मोबाइल फोन भी होगा, एसेसरीज भी होंगी, टैबलेट भी होगा, लैपटॉप होगा, आपने बोला इंटरनेट होगा। कमी है, कभी हेयरिंग हमारे सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 500 अरब रुपए जो हैं वो स्कूलों के स्कूल को फैसिलिटीज बेहतर बनाने के लिए दिए गए थे, लेकिन वो हमें कहीं फैसिलिटीज नजर तो नहीं आती। रकम बजट में जो मुख्तस होती है वो ठीक ठाक होती है। आप अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं तो फंड्स की कमी तो मेरे ख्याल में नहीं है, लेकिन करप्शन इतनी ज्यादा है कि वो सही तरह से यूटिलाइज नहीं होते। पूरा फंड नहीं लग पाता, वो कहीं चला जाता है, करप्शन की नजर हो जाता है। जितना कि फंड बजट के अंदर मुख्तस किया जाता है, जबकि दुनिया भर में तालीम के लिए सबसे ज्यादा फंड रखा जाता है, उसके बाद हेल्थ के लिए हमारे यहाँ ये है कि तालीम को कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं जाती, फंड भी कम होता है, और जो फंड रखा जाता है वो फिर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये है कि वो बॉटम लाइन तक नहीं पहुंच सकता और उसके साम्राज्य जो है वो अवाम में नजर नहीं आते। सर महमूद साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ जो महकमा तालीम में जो करप्शन है, जैसे कि अभी हमने डेस्क स्कैंडल भी देखा, जो एक डेस्क जिसपे मामूली बच्चे बैठ के पढ़ते हैं 12,000 या 10,000 रुपये का है, वो 30-30 हज़ार रुपये में सेल हुआ, 30-30 हज़ार रुपये में ख़रीदा। तो ये करप्शन जो हर लेवल पर है, ख़ास तौर पे सिंध स्कूलों की बात की जाए, सिंध में जो स्कूल्स हैं वो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? सिंध में तो देखें, आप एजुकेशन की बात करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि घोस्ट स्कूल थे, उसके बाद घोस्ट टीचर थे, मतलब वो स्कूल ही नहीं थे, वो कागजों में स्कूल थे लेकिन वो बिल्डिंग ही नहीं थी, उनकी कुछ नहीं था। उसके बाद घोस्ट टीचर थे कि वो टीचर सैलरी ले रहे थे लेकिन उनका वो कहीं नहीं था। तो ये तालीम के साथ जो है वो एक किस्म का खिलवाड़ है। तो बिल्कुल, और प्रोक्यूरमेंट जैसा कि आपने कहा कि महकमा होता है, खरीदारी करता है, लेकिन वो सारा के सारा जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। अगर आम आदमी कराची के अंदर जाए तो वो जो बेंच जो 30,000 रुपए की दे रहे हैं वो शायद 5,000 रुपए की मिल जाएगी, और 10,000 रुपए में तो बड़ी अच्छी कंपनी की बेंच मिल जाएगी, कि वो जो फाइबर की बेंच मिल जाएगी कि जो टूट भी नहीं सकती, वो भी 30,000 रुपए की, वो भी 30,000 रुपए की। जबकि हम कराची के जो और अंदरून सिंध के भी जो हम स्कूल हैं सरकारी, उनमें देखते हैं कि आज भी वो कीकर की लकड़ी की बनी हुई जो है, पोस्ट टीचर्स हैं, टीचर्स आते नहीं हैं। और कोविड के बाद हमने जो देखा है प्राइवेट स्कूल्स में तो चलो फिर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कुछ बच्चे तालीम हासिल करते रहे, लेकिन एक बड़ा पहले ही 1.5-2 करोड़ बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल थे। अब कोविड की वजह से मज़ीद 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, और जिनमें से मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की है। तो यकीनन देखिए, गवर्नमेंट ने आपको कहा आप कैसे करेंगे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ने आ रहा है वो बिल्कुल ही मुतवसत तबके का क्या और लोअर मिडिल क्लास से बच्चा आ रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो गरीब से गरीब आदमी भी है वो अपना पेट काटता है किसी भी तरह। उसकी फर्स्ट जो उसकी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़े, मेरा बच्चा भी जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। और दूसरी तरफ ये कि आपके एक सोशल प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया कि अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे तो शायद वो पढ़ ही नहीं रहे। जबकि हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, और एक ज़माने में जिनको उर्फ आम में पीला स्कूल कहा जाता था, उनकी तालीम बहुत अच्छी होती थी
और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते थे सरकारी, बड़े डिवोटेड होते थे, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे। फिर जो सरकारी स्कूल होते थे वो बहुत बड़े होते थे, उनके अंदर गैर निसाबी सरगर्मियां जो होती थी, खेलों के मुकाबले होते थे, बज़्म तलबा होता था, बज़्म उर्दू होता था, ड्रामेटिक सोसाइटी होती थी। तो वो पूरी एक आपकी शख्सियत जो है उसको निखार के तालिब इल्म को सामने लेकर आया जाता था। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे घरों में, तो उनके पास तो पढ़ाने के लिए जगह नहीं है। अक्सर हम सुबह में, अगर आप सुबह के वक्त शहर में निकलें तो आपको वही बंगले के बाहर जो है वो पीटी करते हुए नजर आ रहे होते हैं, या लप्पियाती दुआ या तराना पढ़ रहे होते हैं। तो यकीनन सरकारी जो स्कूल हैं, अगर उनको अच्छे टीचर हों और उनके टेस्ट लिए जाएं और उस तरीकेकार को जो है बिल्कुल एक बाइख्तियार किया जाए कि सरकारी एजुकेशन जो है वो बहुत दुनिया भर में। अभी तो प्राइवेट स्कूल एक माफिया बन गया है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स काबिल नहीं है कि वहाँ पर बच्चे जा सकें या तालीम हासिल कर सकें। अच्छा यार सर, ये जो यकसा तालीमी निज़ाम की बात हो रही है और हुकूमत सिंध ने इसको मुस्तरद किया है और कहा जा रहा है कि हम इसको इसलिए नहीं शामिल करेंगे क्योंकि उन लोगों से मुशावरत नहीं की गई, सिंध हुकूमत या वज़ीर तालीम सिंध को नहीं बिठाया गया साथ। तो ये इस इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं? ये बिल्कुल, ये विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत हो गई। विफाकी हुकूमत कोई भी जो वो कोई फैसला लेती है तो वो सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेती। जाहिर बात है, जब आप उसके एक कंसर्न हैं और सिंध जो है वो बड़ा एक आबादी वाला सूबा है, और अगर हम शहर कायद की बात करें तो पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तरीन शहर जो है जहाँ पे तालीम का रेशो सबसे ज्यादा है, अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और अपनी मर्जी से कोई एक यकसा निसाब की बात करेंगे, हो सकता है वो बहुत अच्छी चीज और होगी भी। लेकिन अगर आप यही सिंध हुकूमत को या यहाँ के जो सूबाई मिनिस्टर थे, वज़ीर आला थे, इन तमाम को जो है ऑन बोर्ड लेते, इनसे मुशावरत करते, तो यकीनन कुछ दो मशवरे ये अच्छे देते, दो वहां से आते, तो मिलकर तालिब इल्मों की बेहतरी होती। लेकिन ये बिल्कुल एक रस्साकशी का दौर वो नजर आ रहा है कि वो वहां से इम्पोज कर देती है बहुत सारी चीजों में। और जो ग्राउंड रियलिटी हुकूमत सिंध के लोग, जो मिनिस्टर है, जो हुकूमत है, वो बता सकती, वो हो सकता है विफाकी हुकूमत को ना पता हो। तो वो चीजें जो इम्पोज करने की बजाय अगर आप उनका तकाबली जायजा लें, आपस में बैठें, एक सिस्टम डेवलप करें, तो यकीनन उसके अंदर बेहतरी हो सकती है, लाई जा सकती है। ठीक है, अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। पोलियो की जो मुहिम है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कनत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। 20 सितंबर से इसका आगाज़ हुआ था। 7 रोज़ा ये पोलियो मुहिम है जिसमें 90 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सब पोलियो की अगर बात की जाए तो बड़ी हमारी एक बदकिस्मती कह लें कि अभी तक हम पोलियो फ्री नहीं हो सके हैं। बार बार कैंपेन चलाई जाती हैं, हुकूमती सतह पर भी, मीडिया पर भी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी पोलियो केसेस सामने आते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान जैसा, जिसके अंदर के तालीम का रेशो अच्छा खासा है और अभी तक उसके अंदर जो है वो पोलियो है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो शायद अफगानिस्तान से भी भी कम इसका रेशो होगा। और पूरी दुनिया फंडिंग भी कर रही है। बिल गेट्स की जो एसोसिएशन है उसने पोलियो में किया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हर्डल्स हैं। एक तो लोग समझते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो शायद वो पोलियो से तो बच जाए, मगर उनको कोई और बीमारी जो है वो आ लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों को पिलाना चाहिए। जबकि हम शहर में भी देखते हैं जो पोलियो की टीमें हैं, उनके साथ जो पुलिस के लोग भी होते हैं, सब होते हैं। तो ये एक एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को समझना चाहिए। जिस तरीके से अब जो है कोविड की सूरत हाल है, कोरोना ने पूरी दुनिया को वो किया, तो वो एक लोग ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि कोरोना इतना आम हो चुका होगा कि शायद आप जाके मेडिकल स्टोर से कहेंगे मुझे कोरोना की 2 गोलियां दे दें। तो इसी तरह पोलियो अब तक चलते दुनिया इस पर काबू पा चुकी है। लेकिन आप महमूद रियाज साहब, आपको लगता है कि कोविड की वजह से, जैसे हमने देखा 2020 में भी पोलियो मुहिम को रोक दिया गया, तो आपको लगता है कोविड की जो सूरत हाल थी उसकी वजह से पोलियो की मुहिम अफेक्ट हुई है? नहीं, मेरा वैसे ये ख्याल है और मैंने जो देखा और लोगों से पढ़ा भी इस बारे में कि जितना डर खौफ कोरोना का हुआ और जिस तरीके से कोरोना ने तबाही फैलाई, और हमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया कि जिन्होंने वैक्सीन करवाई, तो लोगों के अंदर मेरा ख्याल है कि ये शऊर और आगाही बढ़ेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब पोलियो को आएंगे और बच्चों को उनको सोचना चाहिए कि मेरा सवाल ये है कि पोलियो मुहिम को अफेक्ट हुई क्योंकि पोस्टपोन कर दी गई थी पिछले 7-8 महीने। जितना आपका तिब्बी अमला था, अस्पताल थे, वो सारे कोविड के खिलाफ जंग में मसरूफ थे। और उसके अंदर आपका जो डॉक्टर्स थे वो तो एक हरावल दस्ते का रोल अदा कर रहे थे। रिलेक्टेंट थे कि अगर कोई बाहर से आ रहा है उनके बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने, और कोरोना का दौर है, तो वो उसमें अलाउ नहीं कर रहे थे। जी, यकीनन जब एक बड़ी जाहिर बात वबा आती है, जो कोरोना की जो वबा थी, तो यकीनन उसके खतरात और डर खौफ जो था पोलियो के मुकाबले में कहीं ज्यादा था।
यही वजह है कि लोग जो है थोड़ा सा पोलियो जो है वो पीछे चला गया था, उसके लिए लेबर फोर्स भी नहीं थी जो उन्होंने कंडक्ट करना वो सारा था, उसको पूरी जो एक वो हाइप जो क्रिएट हुई थी तो वो कोरोना की वजह से मेरे ख्याल पोलियो मुहिम काफ़ी अफेक्ट हुई है। अच्छा महमूद साहब, ये मुझे बताइए कि कोरोना के हवाले से ये जो मिथ्स सामने आती हैं कि कोरोना के हवाले से भी आती हैं और पोलियो के हवाले से भी, जो वैक्सीन के हवाले से है, इतने साल गुजर गए हैं, इंडिया और हमसे जो गरीब बांग्लादेश देख लें और आप दूसरे ममालिक देख लें, वो पोलियो फ्री हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक पोलियो फ्री नहीं हुए। ये जो मिथ्स हैं, तो जो हमारे लीडर्स हैं या मजहबी स्कॉलर्स हैं या जो गांव देहात के जो लीडर्स होते हैं, जिरगा सिस्टम जो होते हैं, सरदार होते हैं, तो आप नहीं समझते कि उनको भी ये चीज़ बावर करानी चाहिए कि वो अपने अपने एरिया में जो है अपना किरदार निभाएं, जिम्मेदारी निभाएं और पोलियो वैक्सीन की जो मिथ्स हैं उनके बारे में उसको क्लियर करें कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहा जाता है कि वैक्सीनेशन, अगर आपने पोलियो वैक्सीन करवा दिया, 2 कतरे पिला दिए, तो खुदा ना खास्ता आपका बच्चा जो है वो आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी या जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकेगी, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ को कैसे आप देखते हैं? देखिए, कोई भी जब कैंपेन चलती है तो आपकी सोसाइटी में ओपिनियन लीडर्स होते हैं। अच्छा, ओपिनियन लीडर आपका खिलाड़ी भी हो सकता है, अदाकार भी हो सकता है, सियासतदान भी हो सकता है, मजहबी स्कॉलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसकी के बात जो है वो सोसाइटी में सुनी जाती है। बहुत सारे हमने देखा कि पोलियो मुहिम के अंदर खिलाड़ी भी आए, ये भी आए, लेकिन इसको मौसर तरीके से चलाने की जरूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे सबसे ज्यादा जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो अगर फ्रंट लाइन पर आए, क्योंकि हमने देखा अदाकार, गुलकार, खिलाड़ी ये सारे तो पोलियो मुहिम में आए, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, वो टीवी पे आए, सोशल मीडिया पे आए, हर किस्म के मीडिया पर आए और आवाम को वो इसकी आगाही दें, तो वो ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव मैसेज हो सकता है आवाम के लिए कि पोलियो फ्री पाकिस्तान करने के लिए उस पोलियो के कतरों को पिलाएं। जैसा कि आपने कहा कि 90 लाख बच्चे जो हैं, तो यकीनन 90 लाख हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी फील्ड फोर्स है, जिस तरीके से काम कर रहा है, ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने इसी तरीके से काम करके पोलियो पे काबू पाया। बिल्कुल, आपने सही कहा। मजीद बात करेंगे, इसके बाद हम महंगाई के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला है। कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। बात करेंगे अब महंगाई की। महंगाई का तूफ़ान थम ना सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ अशिया की कीमतें जो हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है। और जब हम यूटिलिटी स्टोर्स की बात करते हैं तो वैसे ही हमारे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स आटे में नमक के बराबर हैं और वहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश होता है और लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख इसलिए करते हैं कि वहाँ पर जो अशिया हैं उनकी कीमतें कुछ कम होती हैं। इस वजह से लोग वहाँ पर जाते हैं और अब यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन, टॉयलेट क्लीनर, ब्लीच की कीमतें 3 से 22 रुपये तक बढ़ा दी गई हैं। ताबुन 3 से 10 रुपये तक महंगा किया गया है। टिश्यू पेपर्स, टॉयलेट पेपर्स पर और नैपकिन की कीमतें भी 3 से 19 रुपये बढ़ा दी गई हैं। महमूद साहब, यूटिलिटी स्टोर्स पहले ही हमारे मुल्क में इतने कम हैं और हुकूमत कहती है हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप यूटिलिटी स्टोर्स जाएं, वहाँ कीमतें कुछ कम है बानिस्बत जो दूसरे आम मार्केट में रेट्स पे मिल रही होती हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी यूटिलिटी स्टोर्स पर इसलिए जाता है ताकि उसे कुछ फ़ायदा हो सके। अब वहाँ पर भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो क्या करे? वो किस तरह से अपने घर में राशन डाले, किस तरह से अपने घर का चूल्हा जलाए, क्या कहेंगे? देखिए, यूटिलिटी स्टोर की अफादियत उसी वक्त होगी कि जब आप इसके ऊपर एक नज़्म ज़ब्त कायम रखेंगे। हुकूमत सब्सिडी भी देती है लेकिन चीज़ें आने में डिले हो जाता है और लोगों की एक बड़ी तादाद को वहाँ से चीनी चाहिए होती है। हम कवर भी करते हैं, देखते हैं कि वहाँ जो लाइनें लगी हुई होती हैं वो आटे के लिए और चीनी के लिए, चूँकि दोनों में, और यही चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल रही होती। इतने बड़े यूटिलिटी स्टोर अगर हम देखें दूसरी तरफ तो कराची शहर के अंदर बहुत सारे जो प्राइवेट जो है ज़ाती मिल्कियत के अंदर जो स्टोर्स हैं बड़े बड़े, वो इतनी जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स अगर आप देखें कराची में बेहतरीन जगहों पर हैं, सिर्फ इनको चलाने के लिए जो अमला, जो उनकी इस्तेदाद कार है वो पूरी नहीं है। और दूसरी तरफ ये कि अगर हम देखें कि डॉलर जैसा कि महंगा होता जा रहा है, जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, इनका रॉ मटेरियल सारा
इंपोर्ट होता है, टॉयलेट पेपर्स होगा, ये सारा इसका पेपर जो है वो बाहर से आता है, पाकिस्तान में तो बनता नहीं है। ये दीगर जो टॉयलेटरीज वगैरह हैं, इनके जो केमिकल्स हैं वो सारे इंपोर्ट होते हैं, तो जब आपका डॉलर बढ़ता है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है। यूटिलिटी स्टोर के अंदर हुकूमत जो है वो चीजें सब्सिडाइज करती है, लेकिन फिर सबसे बड़ी बात जो है कि वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती, कम मिलता है। चीनी का स्कैंडल हुआ, चीनी जो अब मिलती नहीं थी, पूरे रमजान में देखा लोगों की लाइनें लगी रहती। अभी भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों को वहां से चीनी चाहिए होती है और आटा चाहिए होता है, कल भी। और दूसरी तरफ अब महंगाई का ये आलम हो गया है कि एक चीज अगर आप एक दफा खरीदने जाते हैं, वही चीज जब दूसरी दफा खरीदने जाते हैं तो पहले वाली कीमत पर मिलती, उसमें इजाफा हो चुका होता है, चाहे 5 रुपए का हो। तो यूटिलिटी स्टोर एक बहुत बड़ी एक चीज थी, अगर इसको सही तरीके से चलाया जाता, इसकी मैनेजमेंट सही थी। फिर सबसे बड़ी बात यह कि यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन बहुत ज्यादा है कि आप वहां से जो चीज लेते हैं वो क्वालिटी नहीं मिलती। वही एक ब्रांड अगर आप मार्केट से ले लें और वही ब्रांड आप यूटिलिटी स्टोर से लेने और दोनों का कंपैरिजन करें तो क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क मतलब कॉपी बनाई जाती है, कॉपी बनाई जाती है, किकबैक्स दिए जाते हैं। स्टोर्स पर ये जो चीजें नहीं मिलती, शॉर्टेज होती है, जो चाहे वो आटा हो, चीनी हो, यही सबसे बड़ी है, तेल, ये इसकी शॉर्टेज होती है, तो इसकी वजह क्या है, क्यों चीजें वहां पर नहीं आती? वजह यह है कि आपको डाटा नहीं कलेक्ट किया जाता। आप वहां पर जो लोग हैं, जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि एक यूटिलिटी स्टोर से कितने लोगों ने आटा खरीदा, महीने का एवरेज निकल सकता है। एक यूटिलिटी स्टोर पे कितने लोग आए जिन्होंने चीनी खरीदी, क्या हुआ। और अब तो सिंगल क्लिक के ऊपर हर चीज है, मतलब आपका जो आईटी वर्ल्ड इतना पावरफुल हो चुका है कि आपके सॉफ्टवेयर हैं वो आपको दुनिया भर में जो इस तरह के स्टोर्स होते हैं वो अपनी जो प्रिपरेशन करते हैं या जो रिसर्च करते हैं, जो बैकअप डाटा रखते हैं, उनको पता होता है कि इस स्टोर पे हमारे किस चीज की डिमांड ज्यादा है। अब अगर कोई बिल्कुल ही मुतवसत और गरीब इलाके के अंदर कोई यूटिलिटी स्टोर खुला हुआ है तो वहां पर जाहिर बात है कोई परफ्यूम, कोई महंगी चीजें तो नहीं बिकेंगी। इसी तरह कुछ यूटिलिटी स्टोर ऐसे हैं जो निस्बतन अच्छे पौश इलाके में भी खुले में और मुतवसत इलाके में भी खुले में, तो वहां की रिक्वायरमेंट दूसरी होगी। तो इनके पास किसी किस्म का कोई डाटा नहीं होता कि आपके किस स्टोर पे क्या चीज है। एक ट्रक निकलता है। हमारे साथ रिपोर्टर भी हैं, वसीम हमें आगाह कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से कि वहां पर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। जी वसीम, बताइए किन किन चीज़ों की अशिया जो है, किन अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है? जी वसीम, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी वसीम, बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर किन अशिया की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनमें इजाफा किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया, चाहे उसमें गोश्त हो, दालें हो, ग़िज़ाई अजनास हो, तेल, घी, आटा, चीनी हो, फ्रूट्स हो या सब्ज़ी हो, तमाम तर चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं और दिन ब दिन जो है उसमें उनकी कीमतों में इजाफा भी देखने में आ रहा है। अगर हम शुरू करें गोश्त के हवाले से, तो गोश्त जो है वो जो गाय का गोश्त है वो तकरीबन 800 से 900 रुपये तक फ़ी किलो महंगा हो चुका है। बकरे का गोश्त जो है वो ख़रीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसको ख़रीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बकरे का गोश्त भी आम दुकानों पे 1400 रुपये, कहीं पे 1450 रुपये, और अगर हम VIP AC वाली दुकानों पे चले जाएं तो वहाँ पर बकरे का गोश्त तकरीबन 1700 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर इसके बाद हम चिकन देखें तो चिकन की कीमतों में भी इजाफा है। चिकन भी हम देख रहे हैं कि 380 रुपये तक उसका फ़ी किलो गोश्त पहुँच चुका है, और अगर ज़िंदा मुर्गी कटवाएँ तो वो भी तकरीबन 350 और 360 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। अच्छा, मछली की ये बताइए कि ये जो यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसके बाद आवाम का क्या रद्द अमल है? देखिए, आवाम का ये कहना है कि चाहे यूटिलिटी स्टोर्स हों या फिर आम मार्केटें हों, दोनों जगह पे जो है वो कीमतें यकसा हैं। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उस पर शहरियों को कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद अब फौत हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर भी जो है वो तमाम तर ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया हैं वो भी महंगी हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गई, आटा हो गया, और तेल, घी वगैरह समेत जो दीगर अशिया होती हैं, ग़िज़ाई अजनास होती हैं, वो भी वहाँ पर महंगी हो चुकी हैं। जबकि कुछ शहरी ये कहते हैं कि यहाँ पर हम आते हैं तो किसी हद तक मामूली सा फ़र्क तो मिलता है, लेकिन अगर हम चीज़ें लेते हैं तो वो भी वहाँ से मयारी नहीं होती। इसके बरक्स हम मार्केटें आते हैं तो मार्केटों में भी यही सूरत हाल है कि चाहे दालें हों, चावल हो, तेल हो, घी हो, चीनी हो, चना हो, इन तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर हम लीस्ट काउंट देखें, यानी कि आखिर में बचती है सब्जियां,
क्योंकि दालें भी अब महंगी हो चुकी हैं। फिर जो गरीब आदमी है वो सोचता है कि दालें क्यों खरीदें, सब्जी खा के गुजारा कर ले। तो अब सब्जी भी महंगी हो गई हैं। मैं आपको बताऊंगा, मटर 350 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है और 350 लेके 400 रुपये तक हम देखते हैं कि उसकी कीमतें सामने आती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे हमें महंगाई के हवाले से। जी महमूद, जैसा कि वसीम के यूटिलिटी स्टोर्स पे उनका कहना है कि आम मार्केट के हवाले से कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ चंद पैसों का फ़र्क है। वो भी जब वहाँ पर लोग लेने जाते हैं, वहाँ पर रश इतना होता है, चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। आपको नहीं लगता कि गुज़िश्ता कई सालों में इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, उसका घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। एक वक्त था जब गोश्त, मुर्गी, अंडे ये एक आम आदमी की पहुंच तक था। अब तो सब्जी और दालें भी इतनी महंगी कर दी गई हैं, खाए तो क्या खाए। और सबसे मजेदारी की बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको हम कहते हैं कि ये एग्रो बेस इकोनॉमी, ज़राअत पर, एग्रीकल्चर, और उस पर ये सिर्फ प्लानिंग की कमी है कि जब आपकी फसल आती है उससे पहले आप चीज़ों को बाहर भेजना शुरू कर देते हैं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर जब कमी होती है तो वही महंगे दामों आप मंगवाते हैं। तीसरा साल है कि जैसे कि गंदम की जो क्रॉप जो अब कहा जा रहा है कि वो अच्छी नहीं होगी, यही आपने चीनी के साथ किया कि पहले चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर जो मुसाबकती कमीशन था उसमें भी गए और बड़े बड़े लोगों के नाम आए, फिर वही चीनी इंपोर्ट कर ली। तो ऐसे लगता है कि प्लानिंग का फुकदान है कहीं पर। आप अगर यानी आप ये कहें कि माशी हालात आपके इतने बुरे नहीं है, आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं अच्छी नहीं है। और दूसरा जो है कि आपका जो फार्मर है उसको आप सहूलत नहीं देते। अगर एक चीज कोई किसान आपके खेत में पैदा करता है तो कंज्यूमर तक आने तक उसमें बीच में 4 से 5 लोग हैं। अगर हम उन 4 से 5 ये बहुत एक अहम बात है, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। जो मिडिल मैन का किरदार है वो उस पे ये खत्म नहीं हो सकता। वो आपको खत्म होगा जब हुकूमत करेगी, जब आपके फार्मर्स तक जहां पर जो चीज पैदा होती है, दुनिया भर में ये असूल होता है कि जहां जो पैदा हो रही है उनके फार्मर्स के खेतों के साथ एक मंडी होती है। अब हमारे किसान के पास इतना पैसा नहीं है, अब वो जनाब चीजें वहां पर पैदा करता है, उसके बाद ला मोहल्ला एक ठेकेदार जाता है, वो पूरे बाग का सौदा कर लेता है। वहां से आने के बाद फिर एक मिडलमैन आता है, फिर वो सब्जी मंडी में आता है, तो वहां पर जनाब वो बोली लगती है, वहां पर माशाखोर होता है, माशाखोर के बाद जो है वहां पर एक होलसेलर होता है, होलसेलर के बाद फिर एक और आदमी होता है, फिर मोहल्ले के सब्जी वाले लेते हैं, तो कंज्यूमर तक पहुंच के अच्छा। और सिर्फ इसके अंदर सफर जो कर रहा है वो एंड कंज्यूमर कर रहा है, और जो फार्मर कर रहा है, बीच वाले दिन ब दिन अमीर हो रहे होते हैं, वो मुनाफा अपनी जेबों में डाल रहे होते हैं। आवाम को महंगा, जितनी चीज महंगी होती है वो उतना ही जो उसके ऊपर जो लागत आती है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं। हम जो है वो सर हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो हमारा किसान है और जो छोटे सनतकार हैं उनको काफ़ी सब्सिडीज़ दी गई हैं, तो ये बात सही है? देखिए, सब्सिडी भी ज़्यादा दी जानी खतरनाक होती है। किसान को उसके अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। आप फसल जो है वो कम करें। और आप जो है, अब टमाटर की मिसाल है, सोशल मीडिया पे कई दफ़ा हमने देखा है कि लड़काना में किसानों ने टमाटर अपने ज़ाया कर दिए। दूसरी तरफ अब वही टमाटर जो है आप ईरान से मंगा रहे होते हैं, और टमाटर एकदम से शूट होने के बाद पता चलता है कराची के शहरी 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो तक टमाटर खरीदते हैं। वही टमाटर जो है बाद में आपका 10 रुपए किलो आ जाता है। तो आपकी फ्री इकोनॉमी है, फ्री मार्केट है, आप किसी चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब आप सहूलतें देंगे तो प्राइस आपके यकसा रहेंगे। आजकल ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि आपने वहां छापा मारा, आखिर कौन है कि जो उस टमाटर को 300 रुपए पे ले जाता है, फिर वो टमाटर 10 रुपए किलो पर हो जाता है। 100 रुपए के 3 किलो भी मिल रहे होते हैं, 4 किलो भी मिल रहे होते हैं। इसका मतलब मार्केट का मैकेनिज्म जो है अब आप दुनिया भर में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप फार्मर को आसानी दे सकते हैं। आप मिर्च पैदा करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मिर्च जो है वो कुंडरी के अंदर इंटीरियर सिंध में पैदा की जाती है, लेकिन आज तक वहां पर उनको सन ड्राई किया जाता है, कोई प्लांट नहीं लग सका है। और करोड़ों रुपए का जो है मिर्च जाया हो जाती है कि अगर आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन करें, उसको बाहर एक्सपोर्ट करें, और वो लेकिन वो जाया हो जाती है। टेक्नोलॉजी की भी हमारे पास कमी है, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास हम ज़रूरी मुल्क हैं, उसके बावजूद फसलें तबाह हो जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है। सिस्टम को ठीक होने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी एट 10।
वेलकम बैक टू सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और अब बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से काम किया जा रहा है और उस पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। उन्होंने नाज़ाबाद नंबर 2 के खस्ता हाल ज़ीशान हैदर पार्क को KMC के अमले के हुक्म पर जो है वो दोबारा से हरा भरा कर दिया है, सर सब्ज़ो शादाब कर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे महमूद। कराची में माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा है और अब मुर्तज़ा वहाब साहब का ये जो इक़दाम है नो डाउट एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन क्या सिर्फ एक पार्क को ठीक करना, उसका हाल दुरुस्त करने से इतना बड़ा शहर, 3 करोड़ की आबादी, मुल्क का 7वां बड़ा शहर, क्या माहौलियाती आलूदगी कम होगी? जी बिल्कुल, माहौलियाती आलूदगी जो है वो कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियां जो हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, धुआं छोड़ती हैं, लोग कचरा फेंकते हैं। और जहाँ तक पार्क की बात की, मेरा ख्याल गालबन नाज़माबाद के इलाके में पार्क है, ज़ीशान हैदर पार्क है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब गए। जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पार्क से और इन जगहों से आलूदगी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको जो इलाका मकीन है उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। जब तक उनके पास सेंस ऑफ ऑनरशिप नहीं होगी कि अगर कोई पार्क है और इलाके के लोग हैं उसकी कमेटी बनाई जाए। कराची में बहुत सारे पार्क ऐसे हैं कि जिनके इर्द गिर्द जो है वो बहुत कचरा है, लेकिन जब आप उन पार्क में जाते हैं तो बहुत अच्छे पार्क हैं। वो सिर्फ ये है कि वहां पे अहले मोहल्ला की कमेटी बना दी है, सेंस ऑफ ऑनरशिप आया कि हमारी चीजें हम साफ करें। लोग कचरा फेंकते हैं हर जगह, जबकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं है। हम हुकूमतों को ब्लेम तो करते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम कचरा जो है, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, शीशा नीचे करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो थ्रो कर देते हैं, उसको सड़कों पे कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे हुकूमत की तरफ से लोग आते हैं, बड़े बड़े डस्टबिन रखे गए हैं, उनमें कचरा फेंकने की बजाय हम सड़क पर कचरा फेंक देते हैं। जो आपके घरों में काम करने आती हैं, जो वो जाती हैं, ये तमाम चीज़ें जमा होने के बाद फिर ये जाहिर बात है कि माहौल को आलूदा करती हैं। जब फिर माहौल आलूदा होता है तो फिर इंसानी जहन भी जो है वो परेशानी तफक्कुरात का शिकार होता है। तो कराची एक खूबसूरत शहर था, बड़ा साफ सुथरा। जब आलूदगी फैलती है तो वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है, सांस के लेने में, और इस तरह की बीमारियां सामने आती हैं। बीमारियां होती हैं। कराची में एक बड़ा मसला कचरा और कचरा कुंडी का है। जगह जगह सड़कों पर कचरा मौजूद है। ये इक़दाम बहुत अच्छा है, हम इसको जो है अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कचरा उठाने का जो सिलसिला है इसका निज़ाम भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि यही जो है वो ताफुन का बायस बनता है, मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है? जी बिल्कुल, महकमे मौजूद हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा मौजूद है। हाँ, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की अगर हम बात करें तो वो इसी कचरे से जो है वो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो इसी कचरे से जो है वो खाद पैदा कर रहे हैं। मतलब अब इसको कचरा नहीं कहना चाहिए, ये तो बड़ी काम की चीज़ है। और अगर हम यूरोपीय ममालिक दीगर देखें तो वो इस कचरे को करते हैं, इसमें से कॉपर निकालते हैं, इसमें से वो निकालते हैं, आपके फाइबर के ब्लॉक्स बन रहे हैं। चाइना में इसी कचरे से प्लास्टिक उससे निकालकर उसके फाइबर के ब्लॉक्स बनाकर सड़कें बनाई जा रही हैं बहुत सारी। तो इनमें से ज़्यादातर कचरा जो है वो रिसाइकल हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंटरेस्टेड भी हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे जो वो इस किस्म के जो मंसूबे हैं वो शुरू नहीं हो पाते, वो जो है सुर्ख फीते का शिकार हो जाते हैं। तो अगर करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आपने बात की, उसकी नाअहली तो हमारे सामने ही देखने में यही कचरा जो है वो कई दिनों तक, महीनों तक सड़कों पर पड़ा रहता है, फिर नालों में चला जाता है, फिर नाले की सफाई नहीं हो पाती, फिर बारिशों में, मतलब एक नुकसान सबसे बड़ा जो कचरा अब ये देखें, फिर बारिश की प्रेडिक्शन है कि अगले आने वाले इस हफ्ते के अंदर 2-4 दिन में बारिश हो सकती है। अभी नाले साफ करने का पूरा एक सिस्टम चल रहा है। नालों में से निकलता क्या है? सबसे ज्यादा नालों में से निकलता जो है वो आपके प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स निकलते हैं। गटरों को सबसे ज्यादा, सीवरेज लाइंस को जो चोक करते हैं वो ये कचरा होता है जो कि प्लास्टिक बैग्स होते हैं। इसलिए कि प्लास्टिक जो है आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दुनिया भर के अंदर चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारी दफ़ा ये चलाया गया कि जी आप पेपर बैग्स उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वो मुहिम भी जो है नाकाम हो जाती है। तो यकीनन माहौलियाती आलूदगी सिर्फ कचरे की वजह से नहीं है। यहाँ आपको आप देखें
कि सांस लेना बहुत मुश्किल है। लोगों को बहुत सारी जो बीमारियां जो हैं वो चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, लोगों को खांसी रहती है, लोगों के गले खराब रहते हैं। शहर के अंदरूनी इलाके में चले जाएं जहाँ पर बसें और वहाँ चलती हैं, आपका सांस लेना दोबर है। उनको कोई तो सर्टिफाई करता है। सरकारी बसें, हर आदमी की गाड़ी जब होती है उसका एक बाकायदा एक महकमा मौजूद है जो उसको सर्टिफाई करता है, जो उसका इंजन देखता है, जो कि वो देखता है कि इसके इंजन में से कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। मतलब ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें जो हैं वो यक जुम्बिश कलम जो है वो माफ हो जाती हैं और वो पेपर भी बन जाते हैं और वो ट्रैफिक के लिए सड़कों पर आ जाती है। तो तमाम कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, उनको मजबूत करने की जरूरत है और जरूरत इस अमर की है कि उसको मॉनिटर किया जाए और वो अपना काम करें। तो यकीनन इसी शहर के अंदर और इसी के अंदर हो सकता है लोगों के पास जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी सफाई का कुछ उनको भी सोचना चाहिए। एक अभी हमने देखा कि एक पार्क को जो है उसकी खस्ता हाल जो था वो उसको बेहतर किया गया। इस तरह कई और पार्क्स हैं, खेलों के मैदान हैं जहाँ पर खेलों के बजाय कचरा पड़ा है। अगेन बच्चे जो हैं वो खेल नहीं पाते पार्क्स में और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी मुतासर हो रही है। तो बहुत सारे और खेलों के मैदान हैं, वो किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं? अभी तो एक इक़दाम है, आपको लगता है कि मज़ीद आगे काम होगा या सिर्फ एक यही न्यूज़ हेडलाइंस बन के ये खत्म हो जाएगा? कराची के अंदर लातादाद खेलों के मैदान थे और इसीलिए कराची को खेलों की नर्सरी कहा जाता था। यहाँ बड़े से बड़े क्रिकेटर्स निकले। हर इलाके के अंदर 3 से 4-5 बड़े क्रिकेट के ग्राउंड होते थे, हॉकी के ग्राउंड होते थे। लेकिन ये कि वो तमाम के तमाम जो है वो तजावजात की नज़र हो गए। कुछ पे चाइना कटिंग हो गई और कुछ पे कंस्ट्रक्शन कर दी गई, लोगों ने खेलना बंद कर दिया। कुछ ग्राउंड्स के अंदर जो है वो हफ्तावार बाजार लगने शुरू हो गए। तो इन तमाम चीज़ों ने मिलकर वहाँ पर जो है तजावजात का रास्ता खोला। वरना वहीं से अगर आप जावेद मियादाद से लेके शाहिद अफरीदी की बात करें तो कराची के इन्हीं मैदानों से ये जो सुपरस्टार क्रिकेटर्स हैं सामने आए और एक्सेस था। अब उनकी जगह एकेडमीज ने ले ली है, वहाँ हर आदमी का एक्सेस नहीं है, हज़ारों रुपए की वहाँ फीस है, बच्चा वहाँ खेलने नहीं जा सकता। तो जो मोहल्ले के जो पार्क होते थे और सड़क होती थी वहीं से इब्तदाई तौर पर बच्चे जो है वो खेलों का आगाज़ करते थे, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो। वो खेलने के बाद फिर इन ग्राउंड्स में जाते थे। उन ग्राउंड्स को बाकायदा क्लब्स की सरपरस्ती हासिल थी, एक मैनेजमेंट होती थी जो कि इनका तमाम इंतजाम संभालती थी। वो तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो कहीं पसे पुश्त उसको डाल दिया गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर ग्राउंड की जो है वो हालत ख़राब हो चुकी है, उन पे कब्जे हो चुके हैं, वहाँ पे खेलों की सरगर्मियाँ ना होने के बराबर क्या कहेंगे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। इस किस्म का आज कोई भी ऐसा पार्क नज़र नहीं आता जहाँ पे, अब जाहिर बात है जब वहाँ पर कोई सरगर्मी नहीं हो रही होती तो काबजीन जो है वो ऐसे पार्क को सब देख रहे होते हैं। हुकूमत को भी सरपरस्ती करनी चाहिए। खेलों के मैदान होंगे तो जाहिर बात बीमारी भी कम होगी, नौजवान नस्ल बच्चे। एक तो ये कचरा की वजह से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है, इसके अलावा ये जो आपने बताया सड़कों का हाल देख रहे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, उसके अलावा जो बसेज़ हैं वो इतनी पुरानी बसेज़ हैं, उतना खस्ता हाल उनका है और वो किस तरह का धुआं निकाल रही हैं, वो इंसान की सेहत के लिए, सांस लेने के लिए बहुत मुज़र है। तो ये जो इतनी पुरानी बसेज़ हैं, अब हमने देखा कि नई बसेज़ आई हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत। सिंध हुकूमत ने भी कहा है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे के तहत मज़ीद बसें आएंगी, तो उसके हवाले से कुछ बताइए। बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मंसूबा बहुत अच्छा है। कराची इतना 3 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है और अगर हम अंदाज़ा करें कि इस वक्त कराची का जो एक कोना बिल्कुल सुरजानी टाउन से आगे है और वहाँ से कोई आदमी गरीब, कोई सेल्समैन, कोई काम करने ऑफिस जॉब के लिए जब वो निकलता है और उसे शहर के मरकज़ में जोड़िया बाज़ार, टावर या वहाँ पर आना पड़ता है तो ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का फासला होता है। और वो 40 किलोमीटर अगर हम सुबह के औकात में देखें तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 2TV वैगनें, बसें इनकी छतों पर सफ़र करने पे मजबूर हैं। तो इस किस्म के मंसूबे सूबाई हुकूमत भी लेकर आई है, वफाकी हुकूमत ने भी कहा है जो ऑरेंज लाइन मंसूबा है जल्द से जल्द इसको नाफिज और अमल किया जाए। हम बहुत अरसे से देख रहे हैं जी, इतने हज़ार बसें आ रही हैं, वो जितनी भी बसें आई हैं वो जब चलनी शुरू होंगी और फिर एक ऐसा है कि शहर की जो ट्रांसपोर्ट है उस पर ख़ास किस्म की ऐसा लगता है कि माफिया का कब्जा है और उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। पेट्रोल के अंदर इजाफा 2 रुपए का होता है, किराया वो 10 रुपए बढ़ा देते हैं। बस अब उम्मीद करते हैं कि जो नई बसेज आई हैं वो जल्द से जल्द सड़कों पे भी के आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। बात करेंगे ट्रेन के हवाले से। गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि ट्रेन ऑपरेशंस जो हैं वो मुतासर हो रहा है और ट्रेनें जो हैं वो वक्त पर नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से जो आवाम है उसकी एक जहनी बड़ी तकलीफ़ का शिकार है, जहनी उसको परेशानी का शिकार है। खैबर मेल, तेज़गाम, मिल्लत, पाक बिजनेस, अल्लामा इकबाल, बहाउद्दीन ज़िक्रिया, पाकिस्तान और कराक्रम एक्सप्रेस ताख़ीर का शिकार है। आखिर इसकी वजह क्या है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी
आदिया, आप बताइए कि जो ट्रेन्स की सूरत हाल है, ये क्यों टाइम पर नहीं पहुंच रही, क्यों ताखिर का शिकार है? जी बिल्कुल, ये रोज़ाना का मामूल है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रेलवे की कारकर्दगी जो है वो इस हवाले से खासी मायूस कुन है कि ये जो ट्रेनों का ऑपरेशन है ये बर वक्त अंदरूनी मुल्क से कराची पहुंचाने में नाकाम हो चुके हैं। आज भी अगर हम मुताबिक ट्रेनों की बात करें तो खैबर मेल जो है वो तकरीबन 5 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। अल्लामा इकबाल 3.5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। बहाउद्दीन ज़करिया की बात करें वो तकरीबन 3.25 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। इसी तरीके से मिल्लत एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, सभी ट्रेन जो कि अंदरूनी मुल्क से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, लाहौर से कराची की जानिब आती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लेट हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही मेरी DCO रेलवे नासिर नज़ीर साहब से मुलाकात भी हुई थी। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा सर कि ये जो ट्रेन ऑपरेशन है इसको मामूल पर लाने में आपको कितना वक्त लगेगा? बहुत ज़्यादा ताख़ीर से ट्रेनें जो हैं वो कराची पहुँचती हैं। तो वो बड़े नॉर्मल अंदाज में क्या वजह है, ट्रेनें क्यों ताख़ीर से पहुंची? क्या रेलवे ट्रैक सही नहीं है या फिर क्या वजह है? यही सवाल मैंने उनसे किया था कि वजूहात क्या हैं, आप इस हवाले से कुछ तो आगाह करें। तो उन्होंने ऑन कैमरा कोई भी विजन देने से, व्यू देने से इनकार किया था। बोला ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपसे बात कर सकता हूं। वो ये वजूहात थी कि अब तो ट्रेनें बिल्कुल टाइम से आ रही हैं, यानी कि वो खुद ही अपनी एप्लीकेशन को और अपनी इन चीज़ों को लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हैं कि ट्रेनें बहुत ताख़ीर से आ रही हैं। वो ये कहते हैं कि जी लास्ट टाइम कुछ अरसा पहले ज़रूर थी ट्रेनें जो वो ताख़ीर का शिकार। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और बारिशों की वजह से हम ट्रेन को जो है वो लेट यहाँ पहुँचा पा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रेनें जो है वो लेट रवाना हो रही थी। तो ये मामूल का हिस्सा है कि रोजाना लेट आती हैं। मतलब आदिया, बहुत शुक्रिया। आदिया नाज़ हमें अपडेट कर रही थी ट्रेनों के हवाले, क्यों ट्रेनें जो हैं, ट्रेन ऑपरेशंस जो हैं वो मुतासर हो रहा है, क्यों डिले का शिकार हो रहा है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। महमूद रियाज साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमें वक्त दिया। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अब वक्त हुआ है हम बात करेंगे कराची के टैलेंट की। वो लोग जो अपने हुनर से, अपने फ़न से, अपनी मेहनत से कराची का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा कराची के एक शहरी का सामने आया है। आपने एक टेलीस्कोप के ज़रिए जो है वो कायनात के सितारे और सैयारे देखने वाली एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी में से एक है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहंदी हुसैन, जो कि कराची फलकियाती सोसाइटी के सदर भी हैं और को फाउंडर भी हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपको मुझे मौका देने का। बिल्कुल खैरियत से। ठीक, बड़ा कारनामा आया है। आप टेलीस्कोप के ज़रिए जो कायनात के सितारे और सैयारे हैं वो देख सकते हैं। तो इस बारे में बताइए कि क्या है ये, किस तरह से आपको ये ख्याल आया? ये ऑफ कोर्स बहुत एक, जब मैं बचपन से ही इसका शौक़ था। एक ऐसा साइंस का ये मजमून है, ये एक फील्ड है जो कि हर एक को तकरीबन इंस्पायर करती है कि आसमान में, कायनात में जो है वो क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जब मैं छोटा था तो उसी वक्त से जो है वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स PTV में आया करते थे जिससे इंस्पिरेशन मुझे मिली थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसमें इजाफा होता गया। थोड़ा टेलीस्कोप्स वगैरह का शौक़ पैदा हुआ, कैसे काम करती हैं, आसमान को देखने, उसके अंदर जो सितारे, सैयारे या कहकशाएँ हैं उनको देखने का एक शौक़ था। तो उस शौक़ को ही चलते चलते कुछ ऐसे लोग भी मिल गए जो एक तरह से हम ख्याल थे, उनके भी शौक़ थे। तो हमने एक सोसाइटी बना ली, कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी। ये तकरीबन 2008 में हमने बनाई थी, तो तकरीबन हमें 13 साल से ज़्यादा हो गया है इसको। और उसके बाद फिर हमने कहा कि जब ये हम शौक़ को ज़रा आगे बढ़ाया तो हमें एक ऐसी टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ गई जिसके लिए हमें पूरी स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनानी पड़ी। तो 2013 में हमने ये ऑब्जर्वेटरी बनाई थी। हुसैन साहब, कहा जा रहा है कि आपने ये जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी बनाई है ये आपने अपने वसाइल पे बनाई है, तो हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई या आपने कांटेक्ट नहीं किया रिलेटेड जो भी कंसर्न पर्सन है? बिल्कुल सही बात है। ये प्राइवेट ऑब्जर्वेटरी है, अपने ही फंड से इसको जो है वो तामीर किया है। इसके अंदर बहुत सा महंगा इक्विपमेंट बाहर से मंगवाया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इस तरह का हमें सपोर्ट मिली नहीं है।
बट मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस तरफ इनिशिएटिव्स लेंगी और हमें सपोर्ट भी करेगी और इस एस्ट्रोनॉमी को फैलाने में जो है वो हमें मददगार साबित होगी। सही। अच्छा, तो जो ये टेलीस्कोप है, इससे जब आप सितारे या सैयारों को देखते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि एक वो अलग ही दुनिया है और इसके बारे में जो इल्म है वो भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखें जब ज़मीन पे हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा एक चीज़ों को देखकर इंस्पिरेशन नहीं होती, मगर जब हम आसमान में चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, जब बहुत बड़े बड़े सैयारे सितारे मौजूद हैं तो अल्लाह की बड़ाई का एहसास होता है, उसकी अज़मत का हमें पता चलता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम उसको गौर ना करें तो ये ज़्यादती होगी उस अज़ीम हस्ती की जिसने हमें पैदा किया। तो एक ऐसा जब आप उसको देखते हैं तो आप उसमें गुम हो जाते हैं, आपका जज्बा बहुत बढ़ जाता है। और ये ऑब्जर्वेटरी जो है वो कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मेरे ख्याल है वाक़या है। और ये जो टेलीस्कोप है या ऑब्जर्वेटरी, इसका 12 इंच डायामीटर है। जी, असल में जो टेलीस्कोप्स हैं उनका जो साइज़ नापा जाता है वो इंच में नापा जाता है कि उनका डायमीटर कितना है। हाँ। जितना बड़ा डायमीटर होता है उतना ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अच्छा। अमूमन ये 4-6 इंच से छोटी टेलीस्कोप्स स्टार्ट होती हैं, बट 12 इंच या 16 इंच या इस तरह की डायमीटर वाली बड़ी टेलीस्कोप्स करार दी जाती हैं जिनके लिए ऑब्जर्वेटरी तामीर करनी पड़ती है। तो हमारी जो ये टेलीस्कोप है ये भी एक रिचिक्रेटिन टेलीस्कोप एक टाइप है, वो है, और ये 12 इंच की है जिससे हम एस्ट्रोफोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं, डेटा कलेक्ट भी करते हैं और लोगों को इससे ऑब्ज़र्व भी करवाते हैं। जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म या शौक़ रखने वाले लोग हैं वो आके इससे ऑब्ज़र्व करते हैं। सही। अच्छा, आपने कहा कि और भी एस्ट्रोनॉमर्स आपके साथ हैं, तो ये जो इल्म फ़ल्कियात है ये कहते हैं ना कि आप के सैयारे इस वक्त गर्दिश में हैं या आपका फ्यूचर क्या है, तो उससे ये कनेक्टेड है या ये अलग चीज़ है? हाँ, ये बेसिकली प्योरली साइंस का हमारा जो है वो सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। जो आपके फ्यूचर या उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं वो एस्ट्रोलॉजी कहलाती हैं। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट पोल्स हैं। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो इल्म फलकियात वाले हैं, जैसे हम लोग हैं, हम इसको प्योरली साइंस के तौर पे देखते हैं और उसी के बारे में पढ़ते हैं और एक दूसरे से हम नॉलेज शेयर करते हैं। इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही। तो कब से कर रहे हैं आप ये, और ख़याल कैसे आया, और फ्यूचर की अगर मैं जानना चाहूँ कि मज़ीद आपके क्या गोल्स हैं आगे और क्या करने वाले हैं? देखिए, तकरीबन 28 साल इस फील्ड में हो गए हैं। अच्छा, और अब ये है कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इस माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में जो है एस्ट्रोनॉमी की अवेयरनेस पैदा करें। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम नासा या ईसा जैसी यूरोपियन एजेंसी या अमेरिकन एजेंसीज़ के मुकाबले पे जो है वो रिसर्च कर सकें, मगर हमारा जो मकसद है वो ये है कि लोगों के अंदर वो बीज बोया जाए जिससे कल को जब ये नई नस्ल जो है वो उस मुकाम पे पहुंचेगी जहां वो इतने इन्फ्लुएंशियल हो सकें तो वो इस मामले में पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। सही। इसी वजह से आपने जो एस्ट्रोनॉमर्स की जो एक सोसाइटी बनाई है उसका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल है यही है कि जो नए आने वाले हैं वो इस फील्ड में आएँ और इसके हवाले से रिसर्च करें ताकि मुल्क जो है वो हमारा तरक्की करे मज़ीद साइंटिफिकली। बिल्कुल, कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी और जो कास्ट्रोडोम हमारी ऑब्जर्वेटरी, इसके बनाने का मकसद यही था कि हम यहाँ पर रेगुलरली लोगों को इनवाइट करके और उनको इस नॉलेज को ऑब्ज़र्व करवा के, एक्चुअली प्रैक्टिकल करवा के उनमें वो अवेयरनेस क्रिएट कर लें कि कल को वो फिर इसको आगे लेके चल सकें। तो अभी आप कहीं मतलब आप एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर कहीं ये इल्म दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, या फिर आपके ऑब्जर्वेटरी जो है उसी में आना पड़ेगा लोगों को सीखने के लिए? अभी फ़िलहाल तो मैं किसी और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं हूँ। अच्छा। मगर हमारे अपने जो ऑब्जर्वेटरी पे ही जो है लेक्चर सेशंस होते हैं और वर्कशॉप्स कराई जाती हैं। इसके अलावा हम लोगों को जो है वो शहर से बाहर जो डार्क स्काइज़ हैं, क्योंकि कराची का जो स्काई है वो लाइट पोल्यूटेड है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपके एक एक्सपर्ट हमें बता रहे थे कि कराची में बहुत माहौलियाती आलूदगी है। उसी तरह की एक पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन भी होती है जिससे हमारे स्काई जो है वो बहुत मुतासिर होता है। तो हमें शहर से बहुत बाहर लेके जाना पड़ता है। टेलीस्कोप से पोल्यूशन की वजह से कुछ धुंधला धुंधला तो नहीं दिखाई? बिल्कुल, ये बहुत इफेक्ट करता है। इसीलिए हमें बाज़ औक़ात हमारे ऐसे सेशंस भी होते हैं जहाँ हम लोगों को लेकर शहर से बाहर जाते हैं, डार्क स्काइज़ में अपनी जो छोटी टेलीस्कोप हैं रिलेटिवली वो लेके जाते हैं और वहाँ भी वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो बेसिकली मैं किसी और इंस्टीट्यूट पर तो नहीं करता, मगर हमारे अपने कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी में ही हम ये सेशंस वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं।
सही। अच्छा, इल्म फल्कियात का जो लोग जानना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, जो हमें देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मेरी नज़र में जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और वो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से वो आज जो है वो दुनिया के में आला मकाम पर हैं। स्पेस रेस आज शुरू हुई है, मार्स पे जाने की बातें हो रही हैं, बल्कि बातें नहीं हो रही बल्कि काम हो रहा है। तो मेरी नज़र में हमारी कौम को भी इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे आना पड़ेगा। हमारा नेबर कंट्री इंडिया काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, वो चांद पे जाने और मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं। हमें भी इसमें काफ़ी काम करना पड़ेगा और इसमें ज़रा तेज़ी दिखानी होगी। ठीक ठीक। अच्छा, ये जो टेलीस्कोप आपने कहा कि आपने बाहर से मंगवाई है, इम्पोर्ट की है, बनाई नहीं है, ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, तो ये इम्पोर्ट करने में क्या लागत लगी, कितने पैसे आपको? टैक्स तो हर जगह है। अब बिजली पे भी टैक्स आप बता दें कि 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, आप बता दें किस तरह टैक्स वसूल होंगे। जी। सब जगह से तो टैक्स लिया जा रहा है। अब ये कौन सा नया कानून ला रहे हैं? दूसरी कंट्रीज में ये होता है कि जब टैक्स लेते हैं तो उनकी मराहत दी जाती है, उनको मराहत दी जाती है। हमारे यहाँ कौन सी मराहत है आप बताएं? कोई रोड बनी हुई है क्या? किसी तालीमी इदारे में तालीम हासिल हो रही है बच्चों के लिए? क्या मेडिकल कोई फ्री मिल रहा है हमको? कुछ भी नहीं है। तो सवाल टैक्स रेवेन्यू जब ही इकट्ठा होगा जब गवर्नमेंट कोई हमें सहूलतें देगी। सहूलतों का फिकदान है। दूसरी बात मैं आपसे एक बात कर दूं जो ये मौजू भी नहीं है, लेकिन मुझे कहने का जरा हो रहा है कि ये मुश्किल काम हो रहे हैं आजकल। देखिए, किचन लोगों का है, अभी आप देख लेंगे मिडिल मैन है, 25,000 30,000 रुपये उनकी सैलरी है, किचन का खर्चा डबल हो चुका है महंगाई के आलम में। बिल्कुल। आप वो बताएं वो फीस कहाँ से भरे, वो यूटिलिटी बिल कहाँ से भरे, अगर बीमार हो तो कहाँ जाए। इस मुल्क का अलमिया देखें आप कि ये वीट का क्राइसिस एक अलग खड़ा हो रहा है। वीट को आए हुए 7 महीने हुए हैं, आपका मौजू नहीं है लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ। वीट का क्राइसिस खड़ा हो रहा है। वीट आप समझ लें, अंदाजा लगा लें कि 2018 में 40 रुपए किलो की थी आटा, 2019 में 45 रुपए, 2020 में 49 रुपीस किलो आटा था, आज 68 रुपीस आटा है। अभी हमारे पास 7 महीने बाकी हैं, तो ये आटे का बहरान मुझे लग रहा है कि कहीं 100 रुपए किलो आटा ना बिके। तो सर, ये जो और बहरान दूसरी बात आटे मैं का आपको हो रहा बताऊं, है, ये बहरान जो है ना, जी, ये चनब हम खुद ले रहे हैं, हाँ। दे रहे हैं, क्योंकि माफिया जो बड़ी माफिया है ना, उनको लगाम डालने वाला कोई भी नहीं है। हाँ। चीनी को आप अंदाजा लगा लें, चीनी के प्राइस 2018 में 55 रुपए केजी था, 2019 में 60 रुपए किलो हो गया, 2020 के मिड में 67 रुपीस था, और आज 104 रुपए। अब आप बताएं कि गवर्नमेंट ने जब तय किया इनका रेट, जब सीजन ऑफ हो रहा है, हमारे यहाँ सीजन आता है नवंबर में गन्ने का, फिर चीनी बनती है। अच्छा, ये हमारी प्रोडक्शन अपनी है, ज़रूरी मुल्क है, हम गन्ने में हम ही शुगर बनाते हैं ना। बिल्कुल। वीट भी हमारे यहाँ होता है, बोला बम्पर क्रॉप है ना, तो ये बम्पर क्रॉप कहाँ गया भाई? ये सवाल है ना। फिर सर, माफियाज की बात करेंगे कि माफियाज इसके पीछे हैं, चाहे वो गंदम माफिया हो, चीनी माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो। तो सर, जब पीटीआई हुकूमत में आई थी तो उनका सबसे बड़ा ये उनका कहना था, बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इक़्तिदार में आने से पहले कहते रहे कि जो माफियाज हैं इनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, ये एक बड़ी वजह है महंगाई की। तो अब आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इन माफियाज को कंट्रोल करने में बिल्कुल ही 100% नाकाम रही? 100%। आप जब एक चीज़ को तय कर रहे हैं जी, 89 हमने रिटेल में चीनी बेचनी है, 84 में एक्स मिल बेचनी है चीनी, ठीक है, उनको पाबंद किया जा रहा था शुगर मिल मालकान को, लेकिन उसके ऊपर आला अदलिया से स्टे मिल गया, जिसकी 3 हेयरिंग हुई। आज तक हम जकड़े हुए लोग हैं। जब बड़े लोगों को आप रिलीफ देंगे और छोटे ताजरों को, मिडिल ताजरों को जो ये लवाजमात लाए जा रहे हैं, इससे ये हड़ताल के अलावा कोई हल नहीं निकलेगा। इसको इम्प्रूवमेंट लाना है। अब जब पीटीआई को हम लाए हैं, हमारी जवान जनरेशन, हमारी बच्चियाँ, बच्चे माशाल्लाह
सभी लग गए थे कि ये पीटीआई को लाना है। 3 साल में कोई कारकर्दगी बता दें आप, कोई जॉब क्रिएट हुई क्या, किसी को रिलीफ मिला? महंगाई का तूफान हमने देखा। भाई हुकूमतें तो पहले भी चलती थी। सर, ताजिरों का तो मुसलसल यही कहना है कि ये हुकूमत जो है वो ताजिरों पर मज़ीद बोझ डाल रही है, महंगाई का पहले ही उनको सामना है। तो अब ये जो एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात होंगे? जब भी हुकूमतें अगर यही रद्द-ए-अमल रखें हम, जैसे इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ा करते थे, हाँ एहतजाज होता था ना, बिल जलाते थे, या मैं गलत बात कर रहा हूँ आपसे? बिल्कुल। तो वो भी तो कोई वायलेशन ही थी ना, वो भी गवर्नमेंट रिट को चैलेंज था। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम भी रिट चैलेंज करेंगे कि आप किस तरह ये कानून थोप रहे हैं हम पे, किस तरह थोप रहे हैं? सिखाया तो उन्होंने है। और अगर हम ये समझ लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बस्ट होने पे जा रही है, अंदाजा आप लगा लें कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। इसकी वजूहत ये हैं कि डॉलर 169 करोड़ पे जा रहा है। ये गवर्नमेंट आई 115 रुपए था। जब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल बाजारें तेज हो जाएंगी और इंटरनेशनल मार्केट से जो माल आना है इम्पोर्टेड, वो महंगा होगा। अब महंगाई का ये आलम है कि जो बंदा अपने बच्चों को 3 वक्त की रोटी खिलाता था 2 वक्त पे आ गया है। और जो ये मामला होने जा रहे हैं ना, इसके बाद जो टैक्सीज के मामला लेके आएंगे तो 1 टाइम की रोटी पे आ जाएगा। आप कुछ भी बोलें, लेकिन कहीं भी माहौल बनाया जाता है, ताजिर बिरादरी को साथ दिया जाता है कि भाई आप लोग तजावीज़ दें कि हम किस तरह ये टैक्स को कलेक्ट कर सकें। तो सर, ये जो इसका सदारती तरीक़ाकार ये तो नहीं है ऑर्डिनेंस ना, है जिसमें ऑर्डिनेंस। नैब और एफबीआर को इख्तियारात दिए गए हैं, तो इससे ये भी तो होगा, क्योंकि बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं और बड़े बड़े ऐसे ताजिर हैं जो कि टैक्स उस तरह से अदा नहीं करते जो उन्हें देना चाहिए, छुपाते हैं, दूसरों के अकाउंट्स पे पैसे डलवा देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि करप्शन का किसी हद तक खात्मा हो सकेगा इससे? देखें, मैं आपसे कहूं कि करप्शन तो है, हम बोलेंगे हम पारसा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े लोगों, मिडिल लोगों, हम पाकिस्तानी हैं, हमें टैक्स तो देना है, लेकिन तरीक़ेकार हो। उसका तरीक़ेकार बिजनेसमैनों से मिलकर ही बनाया जा सकता है ना। या सदारती ऑर्डिनेंस पूरे 22 करोड़ पे एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो जाए। बिल्कुल, आपने क्या सही उससे कहा कि मशावरत नहीं होनी चाहिए? हाँ, ताजिर बिरादरी को एक एतमाद में लेकर उनके साथ मशावरत करके फिर उनकी राय से बनना हमारे यहाँ चाहिए। सिस्टम ये बन गया है, ये लॉकडाउन पे हड़ताल हुई जी, भूख हड़ताल हो गई, जब जाके वो जी आए कि भाई आप भूख हड़ताल खत्म करें, लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं, तो हमने एहतजाज का कानून बना लिया है। हमने जो भी नाफिज करेंगे उस पर एहतजाज होगा, फिर बोलेंगे जी बैठे आप बात करें। मेरे ख्याल है पहले बैठ के बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस जो है वो अप्रूव होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप देख लें, कोई भी ऐसी चीज है कि जो आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली है, 20 साल का डेटा कहाँ से लाएगा, शनाख्ती कार्ड कहाँ से लाएगा, ये आपको लगता है ये प्रैक्टिकली है? सर, शनाख्ती कार्ड का तो डेटा मौजूद है, खैर, लेकिन वो नहीं, फाइल शनाख्ती कार्ड हम रिटेल कैसे लेंगे? आप बताएं, वो टैक्स सिस्टम कैसे लगेगा? नाफिज करने में टाइम लगेगा। आराम से 10% को लें, फिर 15%, इस तरह कोई रिकवरी हो सकती है। सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ है। मजीद बात करेंगे, एक और टॉपिक इंक्लूड करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। अब बात करेंगे एक और मौजू के हवाले से, डेंगू वायरस के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त मुल्क भर में, स्पेशली कराची की बात की जाए तो डेंगू फीवर जो है वो उसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और डेंगू फीवर की बात की जाए तो ये एक ख़ास किस्म के मादा मच्छर के काटने से होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि आजकल कोविड की ऑलरेडी सूरत हाल है और कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, और जब बुखार आता है तो लोग ये डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे कि ये कोविड का बुखार है या फिर डेंगू का है। तो हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि क्या डिफरेंस है दोनों में, किस तरह इसकी तशख़ीस हो सकती है, अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम इसकी प्रिवेंशन कैसे लें, क्या हो सकती हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हकीम आगा अब्बास साहब, जो कि माहिर तिब नबवी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं शो में। कैसे हैं? वालेकुम सलाम।
सर सबसे पहले तो आजकल मच्छर जो है वो एक सीज़न है, बारिश के सीज़न के बाद हमेशा देखते हैं कि हम मच्छर जो है वो ज़्यादा आते हैं और डेंगू जो फीवर है वो भी बारिश के बाद उसके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इन मच्छरों पर काबू पाया जा सके? सबसे पहले तो ये सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि पहले उसके जड़ को ख़त्म किया जाए, मसाइल के, फिर हम बीमारी की तरफ बात करेंगे। तो देखिए, मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसके 3 हल बताता हूँ जो बहुत ही आसान तरीन है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने सुनने वालों की खिदमत में सहल तरीन नुस्खे अर्ज़ करूँ जो किसी तकलीफ़ के बग़ैर, जुस्तजू के बग़ैर आराम से सॉल्व हो जाए। देखिए, ये जो खजूर के दरख्त की जड़ होती है या खजूर के दरख्त की कोई लकड़ी ले लें, जड़ भी ना मिले तो लकड़ी ले लें। खजूर के दरख्त की लकड़ी को थोड़ा सा काट के अगर उसको जलाया जाए, उसके धुएं से जितने भी हशरातुल अर्ज होते हैं, यानी कि जितने भी ये जहरीले कीड़े होते हैं, उनका जहर उनके अपने अंदर बेकार हो जाता है। अब अगर आप अपने घर में थोड़ी सी टहनी काट लें, तोड़ लें, थोड़ी सी लकड़ी उसकी निकाल लें और उसको जलाएं, तो उसको जिस टाइम पे ये काटता है, ये फजर के टाइम पे काटता है, ये असर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे काटता है, तो उस वक्त आप थोड़ी सी लकड़ी को रोशन करें, उसको जलाएं, तो उसके धुएं से उसके अपने अंदर जो जहर है हो जाएगा, वो आपको ज़रर नहीं पहुंचाएगा, उसका जहर बेकार हो जाएगा। क्योंकि काटने के बाद ये जो मादा डेंगू मच्छर होती है, इसका डंक थोड़ा सा लंबा होता है, टांगे भी लंबी होती हैं इसकी, तो ये जब काटती है तो अपना जहर अंदर छोड़ देती है। अच्छा, दूसरा एक तरीका ये है कि अगर नीम के पत्तों को खुश्क पत्तों को धूप में सुखा के खुश्क कर लें, उसके बाद अगर उसको जलाया जाए, उससे भी ये डेंगू मच्छर घर से आपके भाग जाते हैं। तीसरा तरीका, जो कि मैंने कहा था 3 तरीके बताऊंगा, तीसरा तरीका मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि गंधक, लोबान और हरमल बआसानी पंसार की दुकानों से मिलता है। गंधक, लोबान और हरमल, तीनों चीज़ों को 1-1 टेबल स्पून डालिए आप, और किसी बड़े बर्तन में कोयलों के साथ कोयले दहका के उस पर ये डालें। पूरे घर में अपने आप इसको वॉशरूम में जहाँ पानी स्टोर होता है, गीला रहता है ना, वहाँ इनकी पैदावार होती है। आपके आंगन है, सहन है, या नलके में से जहाँ पानी टपक रहा होता है वो जगह नीचे की गीली रह जाती है, वहाँ ये ग्रोथ करते हैं। तो आप वहाँ सब जगह पे इसकी धूनी दे दीजिए आप। उसकी धूनी देने से वो मर भी जाते हैं और आपके घर से भाग जाएंगे। अच्छा, धूनी देने का जिक्र हमारे दीन में भी है और कहा जाता है कि ये सारी, एक तो कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करता है, दूसरी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको भी घर से दूर। देखिए, इसमें हरमल जो है जी, हरमल जो है उसमें खुसूसियत ये है कि ये तमाम किस्म के शैतानी चीज़ों को, यानी कि वायरसेस को ख़त्म करता है। और अगर किसी के घर में जिन्नात का बसेरा है, शैतानी जिन्नात का बसेरा है, तो हरमल की धूनी देने से वो शैतानी बसेरा, शैतानी जिन्नात उस घर से चले जाते हैं। ये रिवायतों में, हदीसों में हमें ये बात मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, डेंगू फीवर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर खुदा न खास्ता किसी को डायग्नोस हो जाता है कि उसको डेंगू हो चुका है, तो उसमें होता है कि प्लेटलेट्स आपकी बहुत तेज़ी से गिरने लगती हैं। तो कोई ऐसा तरीका तिब्ब नबवी की रोशनी में कि हम उसका इलाज कर सकें या जो प्लेटलेट्स गिर रही हैं उनको बढ़ा सकें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं एक आजकल जो मेरे पास जो मरीज़ हैं डेंगू के, मैं उनको एक 3 कॉम्बिनेशंस बना के देता हूँ, 3 कॉम्बिनेशंस बताता हूँ, तो माशाल्लाह से दूसरे दिन से ही प्लेटलेट्स भी ऊपर आते हैं और बुखार की शिद्दत कम हो जाती है और वीकनेस भी दूर होती है। मज़े की बात यह है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि बुखार की शिद्दत ना बढ़े, बुखार की शिद्दत मुसलसिल कम हो, फिर वीकनेस ना हो और प्लेटलेट्स ऊपर आना शुरू हो जाएं। और से सुने आप लोग, मैं आपको बहुत आसान तरीन नुस्खे बता रहा हूँ। आजकल सीज़न है सेब का। सेब के सीज़न में सब्ज़ रंग का सेब, सब्ज़ रंग का सेब जो उमूमन लोग पसंद नहीं करते, उसको खाना ही पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं ज़रा सख्त होता है। सब्ज़ रंग के सेब में सबसे बड़ी खूसूसियत यह है
कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुबह के टाइम पे सोने के बराबर फ़ायदा देता है, दोपहर के टाइम पे चांदी के बराबर और रात को मिट्टी के बराबर। तो सुबह सादिक में नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद, नमाज फ़जर पढ़ने के फ़ौरन बाद आप एक सब्ज़ रंग का सेब लीजिए और उसको अच्छी तरह से धोइए। धोने के बाद उसको काटिए और काटने के बाद और डंठल वाला जो मुकाम है जहाँ ये डंडी इसमें होती है वो मुकाम अच्छी तरह से तराश दीजिए। फिर उसके बाद छिलके समेत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए और उस फाँक को सूंघिए और खाइए, सूंघिए और खाइए। जो वापस आपकी सांस उस पे से निकलेगी नाक में से वो उस पे टच ना हो। और ये सेब आपने फजर सादिक में नमाज फ़जर पढ़ने के फ़ौरन बाद खाना। ये क्या करता है, ये आपके मैदे की और जिगर की हरारत को कम करता है और बुखार को बहुत तेज़ी से नीचे डाउन की तरफ ले जाता है। आपके बुखार की शिद्दत उसके खाने के फ़ौरन बाद। सेब का एक कमाल है, ये वाहिद फलों में नेमत है। जैसे ही मेरे मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही आपके हलक से नीचे उतरता है आपको फ़ायदा देना शुरू कर देता है। आपने एक सेब सुबह नमाज फ़जर के बाद खा लिया, दूसरा आप 11-12 बजे खाइए, तो ये बुखार को नहीं बढ़ने देगा। सही। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, पपीते के, ये बहुत मशहूर नुस्खा हाँ, है, ये बड़ा मशहूर जी। पपीते का एक पत्ता ले लीजिए, अगर नया पत्ता निकल रहे हैं तो वो लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। पपीते का एक पत्ता लीजिए, उसको अच्छी तरह से धोइए, उसके बाद उसको सिल बट्टे पे, आजकल तो रिवायत नहीं है, इस्तेमाल नहीं है, लेकिन सिल बट्टे पे या हावन दस्ते में उसको कूटिए, उसमें से अर्क निकलेगा, अच्छा कड़वा होता है। उस अर्क के 2 चमचे सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चमचे करके पिलाइए मरीज़ को, तो प्लेटलेट्स वापस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये तो बहुत आम सा नुस्खा है। अच्छा, तीसरी चीज़, जौ का सत्तू, लेकिन ऐसा लीजिए जो जहाँ फ्रेश रोज़ाना बनता हो, या आपको बड़ी जो मार्केट्स हैं, कदीम जो मार्केट्स हैं, उनमें से आपको फ्रेश मिलेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी सिटी में, तो आप वहाँ से लीजिए जौ का सत्तू। और जौ के सत्तू का 1 टेबल स्पून और उसमें 1 टीस्पून शहद मिलाइए। दोनों चीज़ों को पानी के साथ मिलाकर 2 गिलास रखिए, दोनों गिलास में ऐसे ऐसे करके फेंटिए, 7 मरतबा या कम से कम 3 मरतबा फेंटिए, उसके बाद पी लीजिए। ये जौ का सत्तू क्या करता है, ये भी आपकी बुखार की शिद्दत को बढ़ने नहीं देता और आपकी जो वीकनेस है वो शहद और जौ के सत्तू से वीकनेस फ़ौरन दूर हो जाती है। और जौ का सत्तू बहुत आराम से हज़म होता है, क्योंकि डेंगू फीवर में जो है ना, हाजमा ख़राब हो जाता है, आपको हज़म बहुत मुश्किल से चीज़ें होती हैं। तो डेंगू फीवर में आप ये करें, आप इसके ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका डेंगू फीवर पहले दिन छोड़ के दूसरे दिन से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देता है और आपको जो तकलीफ़ और जो चक्कर आते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वीकनेस में चक्कर भी आते हैं। सही। अच्छा, शहद का आपने जिक्र किया कि शहद का भी आपने इसमें जो बता रहे थे नुस्खा उसमें शामिल किया, तो शहद के फ़वाइद वैसे ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन असली शहद मिलता नहीं है मार्केट में। हाँ, ये एक बड़ा अलमिया है। ये बड़ा अलमिया है। देखिए, तो असली शहद कहाँ से, किस तरह हासिल? देखिए, पाकिस्तान में शहद की हर बोतल पे लिखा हो कि ये शहद। 100% खाली है, खालिस है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर वो 1 किलो की बोतल होगी ना, तो उसमें ये नहीं बताया जाएगा खालिस कितना है और मिलावट कितनी है। ये तो लिखते हैं खालिस है, 1 पाव खालिस होता है, 3 पाव उसमें मिलावट होती है। तो खालिस तो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि है, लेकिन 3 पाव जो उसमें मिलावट है, शीरा है, पका के डालते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ ये मसला है। अच्छा, देखिए, मैं एक शहद का नाम बताता हूँ, मेरा उस कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पाकिस्तान का है ही नहीं। न्यूजीलैंड में एक शहद पैदा होता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। बेसिक इसकी जो प्राइमरी जो इसकी जगह है जहाँ पैदा होता है वो है न्यूजीलैंड। मनुका हनी, आप गूगल पे सर्च करें, मनुका हनी। देखिए, शहद की जो मक्खियां हैं, 40,000 इक़साम की शहद की मक्खियां हैं, उनमें से 5,000 इक़साम की शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं और उनमें भी दर्जे हैं। सबसे आला तरीन नस्ल की जो शहद की मक्खी है वो न्यूजीलैंड में पैदा होती है। अच्छा। वो शहद बनाती है, गूगल पे जाइए, सबसे महंगा तरीन शहद है। और वो जो सबसे आला नस्ल की मक्खी है, वो जो शहद बनाती है, मनुका एक दरख्त है, उस पर मखसूस दरख्त पे लगाती है। उस शहद का कमाल ये है
पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, हमारे दूसरे ममालिक का आप शहद शुगर के मरीज को खिलाइए, शुगर हाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब मिलावट है। अच्छा, उस शहद को खिलाइए तो शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जिक्र किया कि हमने लोगों के लिए इसमें शिफा रखी है। तो वो बात माज़अल्लाह कभी भी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक शहद में मरीज़ों के लिए शिफा है। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। बहुत शुक्रिया हकीम आगा साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज हमने बहुत सारे मौज़ूआत के हवाले से बात की। कल फिर मुलाकात होगी, कुछ नए टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी हो ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।